6 इंपॉर्टेंट और बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। लगातार 6 दिनों से बाजार में तेजी का दौर कायम और इस तेजी में अगर आप देखेंगे आज के सत्र में आईटी सेक्टर को अगर छोड़ देते हैं तो उसके अलावा हर सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती का रुझान देखने को मिला है। सेक्टर्स ही नहीं, बेंचमार्क्स के साथ साथ छोटी मझौली कंपनियां यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्शन है। इस वक्त मिड कैप जो है दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ करीब 600 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी मिड कैप आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के अप मूव्स एट डे हाई मिड कैप इंडेक्स में। कैप स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मैक्स हेल्थ केयर, मुथूट फाइनेंस, आईजीएल, कोलगेट पामोलिव, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स का सुबह से हम जिक्र भी कर रहे हैं, इन्हें इनमें से कुछ स्टॉक्स लाइंस में भी हमने शामिल किया है। लेकिन चलिए इसके अलावा भी बजिंग स्टॉक्स हैं। वैसे तो मार्केट पूरा का पूरा बजिंग है, लेकिन उनमें से भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हम छांट के आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, जहां पर जबरदस्त बजिंग मोमेंटम या तो खबरों के चलते कोई ना कोई एक्शन देखने को मिला है। अभिषेक से जानते हैं बजिंग स्टॉक्स। अभिषेक बताएं। मानसी, आज देखिए खबरें जहां पर अच्छी हैं वहां पर शेयरों में हम तेजी देख रहे हैं और ये अच्छी चीज है कि जहां पर बढ़िया न्यूज हो वहां पर रौनक आए। डिक्सन 8 सत्र में करीब 32% दौड़ गया है शेयर। 13,000 के नीचे था शेयर, ये अभी 16,500 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर। और डिक्सन टेक को लेकर खबर यह है कि वियतनाम में जो अल्फाबेट गूगल पिक्सल फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका एक बड़ा शेयर को ट्रांसफर हो सकता है और उसके बेनिफिशियरी होंगे डिक्सन टेक और एक दूसरी कंपनी फॉक्सकॉन, जिसका की प्लांट है तमिलनाडु में। तो डिक्सन टेक ऑलरेडी गूगल के पिक्सल फोन बना रही है। नवंबर में रात की खबरें आई थी, 6% ऊपर ये फिलहाल डे हाई पर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। इंडसइंड बैंक लगातार ये चला था शेयर लोअर लेवल से करीब 35% के आसपास से रिकवरी आ गई थी, लेकिन आज रिकवरी पर ब्रेक लग रही है। 4-5% के आसपास से गिरावट है क्योंकि खबर यह है कि इनके माइक्रो फाइनेंस कारोबार का ऑडिट कराया जा रहा है, जांच हो रही है और उसके चलते आज हम शेयर में प्रेशर देख रहे हैं। खबर को आगे भी समझेंगे। इसके अलावा अच्छे नतीजे आए हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के आय में 8% बढ़त है। फार्म डिवीजन के हेड थे हेमंत सिक्का, उनको इसका सीईओ बनाया गया है कंपनी का। और चोला इन्वेस्टमेंट सीएलएसए का डाउनग्रेड आया है, होल्ड की रेटिंग कर दी है, टारगेट भी कट किए हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि चोला इन्वेस्टमेंट पे आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। करीब 5% आपको नीचे शेयर दिखेगा। लेकिन कल हमने एएमसी शेयरों को बस करते हुए देखा, आज कंटिन्यूएशन हो रहा है यूटीआई एएमसी में, क्योंकि यूटीआई एएमसी ने ओएनडीसी के साथ एक करार किया है म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसका बेनिफिट हम देख रहे हैं कि ये मिल रहा है। 3.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ वो शेयर हैं जहां एक्शन तेज है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन 2:05 होने वाले हैं। जरा ये समझ लेते हैं कि 6 दिन की जो तेजी निफ्टी में हुई है, क्या संकेत मिल रहे हैं, फायदा के आंकड़े किस तरह के हैं, पूरा सेटअप बताने के लिए डिम्पी के पास चलेंगे। डिम्पी, सिक्सर लग गया निफ्टी बैंक की तेजी, मतलब उस पर कोई ब्रेक लग नहीं रही है। वायदा में आपने क्या नोटिस किया और बताइए कि पुट कॉल वगैरह से क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? देखिए, पुट कॉल रेशो तो मार्केट के स्लाइटली तो ओवरबॉट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 दिन की तेजी बाजार के अंदर के लेवल्स को चेंज नहीं करेगी, ऐसा हो नहीं सकेगा। लेवल्स तो चेंज हो ही हैं, बट हाँ, कन्विक्शन में कुछ खास कमी नहीं आई है। देखिए, डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछली बार के 3 बार के अगर आप एक्सपायरीज उठा के देखेंगे, हर बार नेचर बदला है, हर बार का। अगर आप फेब से मार्च में आए, मार्च से अप्रैल में आए, आप देखना फेब में हम एक्सट्रीम खराब थे, मार्च में आते आते ठीक हो गए। फिर अप्रैल की तरफ जब हम जा रहे थे, स्टार्टिंग एक्सट्रीम खराब हुआ फिर से, लेकिन अप्रैल खत्म होते होते आपके स्क्रीन पर है ऑल टाइम हाई लग गया। हो क्या रहा है कि एक ही सीरीज के अंदर ना एक्सट्रीम वॉलेटाइल सिचुएशन है। इसी सीरीज के अंदर हमने 65% विक्स को बढ़ते हुए देखा। 65% किसे कहते हैं, आप देख के लगता है जहां पे 2% भी ना हिलता हो विक्स, वहां पे एक दिन में 65% विक्स हिला था। 65। और आप इसी से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, हम 50,000 के भी नीचे गए हुए हैं निफ्टी के अंदर, आज हम 55,000 को भी इंजॉय कर रहे हैं और एक ही महीने के अंदर हुआ है। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा मैं आपके पीछे का दस्तावेज नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक महीने के अंदर हुआ ऐसा। तो कहने का मेरे मतलब है, जब हम नई सीरीज के अंदर एंटर कर रहे हैं तो इस सीरीज के अंदर ये चेक करना पड़ता है कि हम कितने लाइट हैं या हम कितने स्ट्रांग हैं। अभी तक पोजीशंस काफ़ी लाइट हैं और अगर कोई भी गुड न्यूज़ आएगी तो मार्केट के पास और क्षमता है अभी चलने की, और कोई भी बैड न्यूज़ आएगी तो ये कहकर भी बाजार गिर सकता है कि अभी तो काफ़ी चला है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, साइडवेज हो रहा है।
अगर आप मेरे से डाटा स्टडी के बारे में पूछेंगे, मैं बोलूँगा इस समय रिस्क रिवॉर्ड नहीं जम रहा। ऐसा नहीं कि बाज़ार चलेगा नहीं, बाज़ार चल सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड मार्केट का ख़राब हुआ है। ये कैसे पता लगा आपको रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हुआ है? 3 चीज़ों से। पहला, डेरिवेटिव एक्सपायरी का पूरा प्रेशर इसी सीरीज़ के साथ में ख़त्म हो रहा है, अगली सीरीज़ में प्रेशर कंटिन्यू नहीं हो रहा। दूसरा, पुट कॉल रेशियो से पता लग रहा है कि बाज़ार में थोड़ा रुकना चाहिए, 1 के नीचे पीसीआर जाएगा तब वापस आना चाहिए। तीसरा, बड़े शेयरों में एचडीएफसी के बदौलत कब तक आप चलोगे? आपको और बड़ी चर्निंग की रिक्वायरमेंट है। ना तो ऑटो, ना तो आईटी, ना ही मेटल्स, इन सब में से किसी ने भी नया हाई नहीं बनाया, ना ही एफएमसीजी ने नया हाई बनाया। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हैं, हम एटीएच की बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर, लेकिन उनके पोर्टफोलियोज अभी भी 20-20, 25-25% नीचे हैं, क्योंकि समग्रता में बाइंग नहीं हुई है, कंसोलिडेशन में बाइंग नहीं हुआ। ये स्टैंड अलोन बैंक निफ्टी ने ही अपना दमखम शो किया है, तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है। बाज़ार या तो यहाँ से कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा बहुत चल सकता है, बट चलते समय आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ अपने आप को। हाँ, मैं बाज़ार ख़राब इसलिए भी नहीं मानूंगा क्योंकि अभी लेवल्स का प्रोटेक्शन है। मैं 2 लेवल्स के साथ कंपेयर कर देता हूँ, मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी ज़रा बातचीत करना ज़्यादा बेहतर होगा। 24,000 और 23,800 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। किसी वजह से हम 24,000 को टेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं तो 200 पॉइंट और शेड कर देंगे, तो हम 24,000 और 24,200 23,800, ये आज 22 तारीख है, 23 और 24 तारीख के बीच बीच का बता रहा हूँ मैं आपको, अगले 2 दिन में। ठीक है, तो अगले 2 दिन में या तो 24,000 आ जाएगा, तो 23,800 भी आ सकता है, और अगर हम 24,200 के ऊपर क्लोज करते हैं तो अगले 2 दिन में 24,500 भी आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाइड रखिएगा अपनी, और जैसे मौका मिले वैसे ही आप काम कीजिएगा। अगर 24,000 के नीचे मार्केट जाता है तो 200 पॉइंट और तोड़ेगा, और 24,200 आज का जो लेवल्स था वो टारगेट अचीव है। अब इसके आगे का देखते हैं क्या होगा। ठीक, आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे हैं तो कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो आप तो कहीं भी जा सकते हो आप, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे चेक हो जाता है कि और चलेगा नहीं चलेगा। पहला, रोल ओवर्स के नंबर, रोल ओवर करीब 50 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आधा प्रेशर ख़त्म हो चुका है। नई सीरीज़ थोड़ी लाइट है, अगर थोड़ा भी मंदी बनेगा तो अपना प्रेशर भी दिखाएगा। एक और पॉइंट, 15 का विक्स है, तो वॉलिडिटी मार्केट के अंदर नहीं आएगी, तो आप एक कंसोलिडेशन के रेंज में जा रहे हो जहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 54,000 का लगेगा। थोड़ा डीप है लेकिन है इतना ही, 54,000, और फिर 55,000 का स्टॉप लॉस लगेगा। थोड़ा 700 पॉइंट का डीप है, बट 55,000 का स्टॉप लॉस है। ठीक है जी, मैंने सारे लेवल्स मोटा मोटी बोल दिए, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ें मेरे हिसाब से और ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज 1300 पार नहीं कर रहा, सुबह से लेकर शाम हो गई, 1300 रिलायंस इंडस्ट्रीज से पार नहीं हो रहा, नहीं तो करने को 2 मिनट लगते। दूसरा, आईटी, ठीक है रिकवरी आई है लेकिन ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे। तीसरा है ऑटो, और चौथा है मेटल्स, मेटल, ऑटो, आईटी, ये 3 तो रोल ओवर के हिसाब से चेक करना, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को वेटेज के हिसाब से चेक करना। तो ये दोनों चीज़ आप चेक करते रहना। अगर आपको इनमें कहीं भी ब्रेकआउट्स दिखे तो बाज़ार से निकलना नहीं, और अगर ऑटो, आईटी, मेटल्स, ये तीनों में कहीं कोई ब्रेकआउट्स नहीं दिखे और नीचे की तरफ धकेले अपने आप को ये, और रिलायंस भी ना चले, तो फिर प्लस करना नहीं। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। रुचित जैन मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुचित भाई नमस्ते, एक बार ज़रा इंडेक्स पे आपका टेक सर, और फिर ज़रा बताइएगा फिर स्टॉक्स आपके कौन से हैं। नमस्ते डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, आई थिंक मार्केट्स पे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो अपमूव आया है वो सर्टेनली एफआईआईज की कैश सेगमेंट की बाइंग और इंडेक्स फ्यूचर्स की शॉर्ट कवरिंग के बदौलत है। हमने देखा कि कैश सेगमेंट में वो बायर्स टर्न हुए पिछले कुछ दिनों से, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी जो 22% के आसपास की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी वो इम्प्रूव होके 32% हुई है। सो आइडियली पोजीशंस तो अभी भी नेट शॉर्ट साइड पे है। सो जो हमें लग रहा है कि ये एक्सपायरी तक और कम होगी, और शायद इस बार लॉन्ग रोल ओवर ज्यादा होगी कंपेयर टू शॉर्ट रोल ओवर्स जो हम पिछले कुछ सीरीज से देख रहे हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अभी भी पॉजिटिव है, बस मोमेंटम रीडिंग्स टेक्निकली थोड़े लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे ओवरबॉट जोन में है। सो जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो और ऐसे ओवरबॉट सेटअप्स हो तो हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए इंडेक्स पे। सो कोई भी डिप मिलता है इंडेक्स में तो डिक्लाइन पे खरीदारी की मौके ढूंढे। 23,800 23,900 आई थिंक अच्छे सपोर्ट रहेंगे डिक्लाइन में इंडेक्स के लिए, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद थोड़ा फेवरेबल वापस से बन सकते हैं। बट यस, यहाँ पे एक थीमेटिक
अप्रोच अगर रखते हैं तो कुछ-कुछ सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में रिवाइव हो रहे हैं रीसेंट करेक्शन के बाद में। तो आई थिंक काफ़ी बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ अभी भी आप स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं, तो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ अभी भी दिख रही है। बट इंडेक्स फ्रंट पे क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट रीडिंग्स है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स तो इंडेक्स पे करना है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काम आप कर सकते हैं। तो रशीद भाई, स्टॉक से जरा कीजिए शुरुआत। आज आपके शेयर कौन से हैं? खरीदारी की साइड एक तो हेवीवेट यूनिलीवर एचयूएल में खरीदारी की जाएगी। हमें लग रहा है कि एफएमसीजी ऐसे केस लोअर लेवल से जो रिकवरी हम मार्च के सेकंड हाफ में देखी और उसके बाद कुछ हफ्ते 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन देखा, वो अब फिर से अप मूव रिज्यूम कर सकता है और विद इन द एफएमसीजी स्पेस एचयूएल ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन अपने सपोर्ट्स के आसपास पिछले कुछ दिनों में दिखाया है। तो यहाँ पे हमें डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है और इन केस ऑफ मार्केट में कुछ मोटे डिप्स भी आते हैं, तो आई डोंट थिंक एफएमसीजी में कुछ ऐसा मेजर सेल ऑफ देखने मिलेंगे। तो एचयूएल करंट लेवल्स पे 2340 के स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह है 2470 के आसपास। और दूसरा एक स्पेस है कि जहाँ पे रिकवरी की एक अपमूव के साइंस रिसेंटली आए हैं, वो है रियलिटी स्पेस। तो एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है रियल एस्टेट सेक्टर और अभी इंटरेस्ट रेट कट के बाद में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि स्लो एंड ग्रेजुअल पुल बैक मूव रियलिटी स्टॉक्स में है। अब विद इन द रियलिटी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो फिनिक्स मिल्स एक ऐसा स्टॉक रहा है जो करेक्टिव फेज में मंदी के समय में ये स्टॉक ने काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया था दूसरे स्टॉक के कंपेरेटिव में। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल, स्टॉक का जो बॉटम बना था, जो रीसेंट करेक्शन का बॉटम अगर आप देखेंगे, जो लो ये स्टॉक ने बनाया था, अगर अक्टूबर महीने से अब तक कंपेयर करेंगे तो वो अक्टूबर के एंड में ही था। राइट, सो जुलाई से आई थिंक रियल एस्टेट स्पेस करेक्ट हो रहा है, जुलाई 2024, और अक्टूबर में ये स्टॉक ने प्राइस का जो बॉटम बनाया था पूरे मंदी के फेज में वो लो ब्रेक ही नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है इस करेक्टिव फेज में, वहां पे ये एक ऐसा स्टॉक है जो अक्टूबर के बाद नए लोज बना ही नहीं रहे। सो अब जब सेक्टर में थोड़ा रिवाइवल की चांसेस है, तो हमें लग रहा है कि एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस फिनिक्स में एक्सपेक्ट करते हैं। तो करंट लेवल्स पे 1628 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है 1800 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक रियल एस्टेट का शेयर हो गया रुचि जी की तरफ से, फिनिक्स मिल्स, और दूसरा कंजम्पशन का शेयर हो गया। फिनिक्स मिल्स में अच्छी तेजी ऑलरेडी है, करीब 4% के आसपास की, 1800 रुपए के टारगेट है, और एचयूएल में करीब आप 1.5% के आसपास के मूव्स हैं, लेकिन 470 के टारगेट रुचि जी की तरफ से एचयूएल को लेकर है। 40 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। दो के दो शेयर तेजी के, हमारे कुछ और एक्सपर्ट अभी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुचि जी से एक बार एक राय चाहिए मैक्स हेल्थ को। मैक्स हेल्थ आज 5% के आसपास की तेजी है, लेकिन अगर हम पिछले मतलब 2-3-4 महीने भी अगर हम चेक करेंगे तो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है, जिगजैग इसकी काफी ज्यादा लाइन दिखेगी। आप जरा बताइए कि मैक्स हेल्थ में ये आज की कन्विक्शन के लिहाज से आपको कितनी टिकाऊ दिख रही है? आई थिंक लग तो रहा है कि स्टॉक सस्टेन रहना चाहिए, क्योंकि पोजिशनली भी देखेंगे तो जो भी करेक्शंस ये वॉलेटिलिटी में आए हैं, स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पहले पोजिशनली ब्रेक नहीं किए थे, और पिछले 5 से ट्रेडिंग सेशन तो स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस ये स्टॉक ने बनाया है। तो 1060 काफी क्रूशियल सपोर्ट है, वो जब तक इंटैक्ट रखता है तब तक एक रिकवरी 1200 के आसपास तक के लेवल स्टॉक में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 1200 तक की रिकवरी मैक्स हेल्थ में आप उम्मीद करके चल सकते हैं। 5.5% ऑलरेडी ये शेयर ऊपर कारोबार कर रहा है। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, देश के माने टेक्निकल डेरिवेटिव एक्सपर्ट एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स संदेश पर। राजेश जी, आपका भरोसा कहां पर है, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है, जिस पे आपने अभी चर्चा ही करी, मैक्स हेल्थ, ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जिसमें जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। और हमारे पोजिशनल टारगेट तो इस पे 1200 की तरफ है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे 1160 1180 के टारगेट के लिए मैक्स हेल्थ को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1110 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से पसंद आ रहा है, और उसमें हमें लगता है आरबीएल बैंक को यहाँ फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक के अगर वीकली स्ट्रक्चर को देखें तो लो साइड पे काफी समय स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन एक्टिविटी यहाँ पे डिस्प्ले किया, और उसके बाद ये स्टॉक का एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा। ऑलमोस्ट 10 से 15 वीक का कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है यहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना
हुए दिख रहा है, जो कि एक सस्टेन बाइंग का साइन है। हमें लगता है आरबीएल बैंक का स्ट्रक्चर ये दर्शाता है कि ये स्टॉक अब 200 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। 200 के 5 के टारगेट के लिए बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 189 के आसपास। जी, बैंक्स पर आपका नजरिया और आरबीएल पर खरीदारी की राय, साथ ही मैक्स हेल्थ केयर पर 1180 के टारगेट्स। जब बैंक्स की बात कर रहे हैं तो आज बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन भी दिख रहा है। ये एक्शन जो है कुछ दिनों से इंटैक्ट है। अब यहाँ से आरबीएल बैंक पर तो आपने एक नजरिया बताया, लेकिन कुछ और बैंक्स पर आपका टेक जानना चाहेंगे। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक। दरअसल आरबीआई की जो एलसीआर गाइडलाइंस न्यूज आती दिखी, उसके ठीक बाद ये बैंक्स में अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। क्लियरली देखें तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लिक्विडिटी बफर जो है वो कम होता दिखेगा इन गाइडलाइन से, कैपिटल फ्री अप होता नजर आएगा, एंड ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इन द लाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज, आरबीएल बैंक के अलावा लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स पे आपकी राय क्या है, या फिर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि काफी चल गए हैं, तो उनके मन में ये सवाल होगा कि अब पोजीशन तो बना ली है, यहाँ से क्या एक बार पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जाए? गुड आफ्टरनून जी। तो देखिए, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है लार्ज प्राइवेट बैंक की। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, काफी स्ट्रांग मोमेंटम ये दोनों बैंक ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है पिछले कुछ हफ्तों में। और अर्निंग्स के बाद तो हमने देखा कि एक रैली और अनफोल्ड होते हुए दिखी है। तो हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों बने रहना चाहिए। अभी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ये पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बास्केट की स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक पे हम यहाँ सलाह देंगे कि ट्रेल कर ले स्टॉप लॉस को हायर साइड पे, जो कि होगा करीब 1920 के आसपास। अगर ये बना रहा स्टॉप लॉस तो इसके नेक्स्ट टारगेट 2000-2015 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1375 के आसपास, और हायर साइड पे टारगेट इसके 1460-70 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एसबीआई का मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग रहा है, और 800 के लेवल के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे भी पोजीशन अगर आपकी लॉन्ग साइड की है तो अभी भी बने रह सकते हैं। हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी और मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 805 रुपए के स्टॉप लॉस से एसबीआई भी होल्ड रखें, एंड अपसाइड में हमें लगता है कि ये पोजीशन ये टारगेट 855 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंकिंग प्लेयर्स पर एक नजरिया, और लगभग सारे के सारे बैंक्स में हम देख रहे हैं एक मजबूती का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट। एफएमसीजी स्पेस पर उचित, गुड आफ्टरनून, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। आज सुबह यूबीएस की ब्रोकरेज रिपोर्ट एफएमसीजी कंजम्पशन थीम पर आई थी, जिसमें खरीदारी की राय या तो बरकरार रखने की राय, ऑफकोर्स कुछ डाउनग्रेड्स भी थे, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, कोलगेट, टाइटन, ये सारी की सारी कंपनियां थी जहां पर बाई रेटिंग थी। कुछ तमाम पर टारगेट्स भी रिवाइज किए गए थे। दरअसल जो कंसर्न्स है मार्जिन रिकवरी को लेकर, डिमांड कंडीशन अर्बन और रूरल, जब एफएमसीजी की बात होती है दोनों ही स्पेसेस में डिमांड कंडीशन को ध्यान में रखना होता है। रॉ मटेरियल प्राइस सिनेरियो, ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रैशनल क्लियर बनाए गए थे इन रिपोर्ट्स में। उसके बाद ये सारे स्टॉक्स का जिक्र हो रहा था। गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, कोलगेट, क्या सीजनलिटी फैक्टर मानकर चल सकते हैं, और कंजम्पशन यहाँ से क्या एक अपटिक लेगा? गुड आफ्टरनून मानसी जी। आई थिंक नो मोर और लेस प्राइस वाइज करेक्टिव फेज हम एफएमसीजी स्पेस में देख चुके हैं, और नो यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड हमें नहीं लग रहा है कि एफएमसीजी स्टॉक्स में प्राइस वाइज है। बट लेकिन ये सिलेक्टिव नो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई पूरा का पूरा सेक्टर आपको एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखे जाएगा। लेकिन कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है या टाटा कंज्यूमर है, हमें लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं रिसेंट नो स्विंग लो से। सो एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफएमसीजी स्पेस से। वैसे भी एक ज्यादा हाई बीटा नेम्स नहीं है, बट ऐसे ग्रेजुअल अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एचयूएल, टाटा कंज्यूमर आउट परफॉर्मेंस रह सकते हैं। टेक एफएमसीजी पैक पर हमें मिलता हुआ, और साइडवाइज मोमेंटम जरूर था, लेकिन वहां से अब मूव्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे ये भी देखेंगे कि एफएमसीजी के साथ साथ सीजनलिटी फैक्टर में कुछ और स्पेसेस है, वहां पर किस तरह का ट्रेंड आने वाले कुछ महीनों में डेवलप होता दिख सकता है।